पढ़ाने जा रहा हूँ आपको साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के मिलते हैं। फिजिकल एजुकेशन की चाहे भारत में कोई से भी स्टेट हो या कहीं भी हो, एग्जाम जहां भी होती है साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिकल एजुकेशन में एक प्रॉब्लम करता है, इसीलिए आज मैं इसको लेकर आया हूँ आपके लिए आसान भाषा में। और सबसे जरूरी मैंने इसमें वही चीजें कवर की है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं किया है और आपको वो सब चीजें कवर करके दे दी है जिससे कि आप कोई से भी एग्जाम हो या पेपर हो साइकोलॉजी का आप इजीली उसमें बना पाओगे, खासकर फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स। और मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज मैं जो लेकर आया हूं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा वो है पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो साइकोलॉजी में आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा बट अगर उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। और हमारी जो एग्जाम होती है वो क्या होती है हमारी, जिसमें हमको 4 में से एक को चुनना होता है, मतलब आपको एक चीज एक्यूरेट पता होना चाहिए। और अगर हमने ऐसे ही पढ़ लिया, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो चीजें हम भूल भी जाते हैं क्योंकि इसमें थ्योरीज है, डेफिनेशन है, चीजें याद रहती नहीं है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इजी किया है कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया है कि मैं आपको सबसे पहले साइकोलॉजी में क्या पढ़ाऊंगा, दर्शन शास्त्र, क्योंकि ये सबसे पहले आया, पुराना है तो मैंने इसको पहले रख लिया। उसके बाद में दर्शन शास्त्र करने के बाद परिभाषा देखूंगा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन और भी 2-4 साइकोलॉजिस्ट है उनको भी मैंने उसमें ऐड किया, किन किन ने दी है। उसके बाद में इसमें थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने इसमें देख लिया डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल मतलब कि विकास के सिद्धांत किसने दिया है कि कोई बच्चा डेवलप कैसे करेगा, तो वो थ्योरीज मैंने इसमें ली है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ली है मैंने जिसमें संबंध क्रिया के बारे में बताया है, और लर्निंग और फैक्ट। तो ये चीजें आपको इस वीडियो में पूरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि अगर मैं और इस पार्ट को कंटिन्यू करूं और पार्ट 2 लेके आऊं तो दोस्तों आप इसको प्लीज हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी इफेक्टिव तरीके से आपके पास चीजें लेकर आ सकें, ठीक। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है फिजिकल एजुकेशन की, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। इसलिए आज हम यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा 1 नंबर या 2 नंबर हमारे आ जाए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये हमें याद नहीं रहती और हम भूल जाते कि कौन सा जो है दिया है किसने दिया है। तो आज हम यह समझ लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किसने दिया है, प्लाटो ने दिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। रियलिज्म किसने दिया है, अरस्तु ने दिया है। तीसरा है हमारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म, प्रकृति से रिलेटेड, वो किसने दिया है, रूसो ने दिया है। चौथा है हमारा प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद किसने दिया है, जॉन डवे। तो ये हमारे 4 फिलोसॉफी है। 4 फिलोसॉफी हम देख रहे हैं, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। और हमें पता चल गया है कि आइडियलिज्म किसने दिया है, प्लाटो ने दिया है। यथार्थवाद किसने दिया है, अरस्तु ने दिया है। प्रकृतिवाद किसने दिया है, रूसो ने दिया है। प्रयोजनवाद किसने दिया है, जॉन डवे। अब हम समझ लेते हैं इनको अलग अलग कैसे करते हैं। जैसे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या फर्क हो सकता है। जैसे आइडियलिस्ट लोग थे यानी कि प्लाटो थे, उनका मानना था आइडियलिस्ट लोग कैसे सोचते हैं, जैसे कि हम कोई भी काम है वो आदर्श तरीके से करेंगे। जैसे कि मैंने एक नियम बना लिया कि मैं 4 बजे उठूंगा, एक आदर्श तरीका होता है कि मैं 4 बजे उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, तो वो आदर्श तरीके से सोचते हैं। प्लाटो जैसे लोगों का मानना है कि आप आदर्श तरीके से चलिए। वहीं प्रकृतिवाद जो रूसो है, रूसो मानना है कि जो भी दुनिया में हमें मिला है वो प्रकृति से मिला है और हमें प्रकृति के नियमों को मानना चाहिए। उनका मानना था हम प्रकृति में ही पैदा हुए हैं और प्रकृति में ही मिल जाएंगे। जैसे कि अगर इनके हिसाब से हम वही उठने वाली कहानी देखें तो इनके हिसाब से प्रकृति यानी कि 6 बजे के आसपास हमारा सूर्योदय होता है तो हम 6 बजे उठ सकते हैं। तो ये रूसो के हिसाब से है कि शाम को हम 6 बजे अस्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो उस टाइम हम भी अपना काम वाम छोड़ के आराम की मुद्रा में चले जाए। तो ये है प्रकृतिवाद। आइडियलिस्ट बिहेवियर कैसा होता है, जो आइडियल होता है। जैसे कि एक टीचर है, एक टीचर क्या होगा, आइडियल होगा और वो आइडियल तरीके से काम करेगा, और ये है प्रकृतिवाद। दूसरा हम समझ लेते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद यानी कि होता है प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म यानी कि एक्सपीरियंस, लाइफ में क्या जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते जाएगी आपको एक्सपीरियंस होगा और उसी अनुभव के आधार पे आप तर्क कर पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। और ये प्रैक्टिकल बेस्ड, जो आपके साथ घटित हो रहा है वही लाइफ है।
और वही सब कुछ है। अब जैसे कि अब इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रैग्मेटिज्म कैसे आइडियलिज्म और रियलिज्म और नेचुरलिज्म से अलग हो सकता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो, अभी वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो भारत की विदेश नीति है वो किस पे बेस्ड है? प्रैग्मेटिज्म के बेस्ड पे। क्योंकि अगर हम देखें, अगर भारत के देखें तो देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर में भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए था प्लाटो के अनुसार। प्लाटो का मानना था एक आदर्श दुनिया, तो यूक्रेन यानी कि जो हमारा रशिया है, रशिया ने वहां पे हमला किया है, मतलब जो भी मिलिट्री ऑपरेशन किया है, तो वो तो सही नहीं है। आदर्शवादी लोग तो बोलेंगे कि ये सही नहीं है, बट फिर भी हमने प्रैग्मेटिज्म को अपनाया। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रैक्टिकल, पर रशिया हमारी कई जरूरतें पूरी करता है, हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। हम आदर्शवादी होकर ये नहीं सोच सकते कि चलो यूक्रेन का साथ दे दे। उस सिचुएशन में इंडिया की जो विदेश नीति है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है कि हाँ भैया, हमें ये रशिया हमारी जो जरूरत है वो पूरी करता है, हमें ऑयल सप्लाई करता है, एनर्जी से बचा रहा है, तो ये सारे इसी कारण ये प्रैग्मेटिज्म है। तो ये समझ में आ गया हमारा आइडियलिज्म किसने दिया है? प्लाटो ने। रियलिज्म अरस्तु ने दिया है। अब इसके एक कोटेशन हम देख सकते हैं। जो आइडियलिज्म है, सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे इसके नाम में ही है, कुछ आदर्श वाक्य जैसा लग रहा है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरा है हमारा रियलिज्म। रियलिज्म किसने दिया है? अरस्तु ने। इसमें जो कोट आएगा, इन्होंने सबसे पहले बताया था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तीसरा है हमारा नेचुरलिज्म, रूसो ने दिया है। इन्होंने क्या बोला है? मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों से जकड़ा रहता है। चौथा है हमारा प्रयोजनवाद। इसमें है शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है, यानी कि लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस आएंगे वही आपका एजुकेशन है। तो ये चार हो गए थे हमारे दर्शन शास्त्र में। अब कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाए आइडियलिज्म, तो आपको प्लाटो लगाना है। सीधा एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियलिज्म किसने दिया है? तो प्लाटो ने दिया है। रियलिज्म किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। नेचुरलिज्म किसने दिया है? तो रूसो ने दिया है। प्रैग्मेटिज्म किसने दिया है? तो जॉन डवे ने दिया है। कई बार इनके ये भी पूछ लेते हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम जो वाक्य है वो किसके अंतर्गत है? तो वो आदर्शवाद के अंतर्गत है, और किसने दिया है? प्लाटो ने। इसलिए एक बार इनको भी ध्यान में रखना है, जरूरी है कि कई एग्जाम में पूछा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, ये किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। तो ठीक है, ये हमारा है दर्शन शास्त्र। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो होता है। फिर भी हमें हमारी एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है कि इनमें से किसने क्या दिया है, तो इसको बस याद रख लेना जरूरी है हमारे लिए। वरना ये अपने आप में एक फिलोसॉफी, एक बहुत बड़ा भंडार है इनका, इसको हम याद नहीं रख सकते। खाली हमें इतना देखना है कि इसमें जो किसने कौन सी फिलोसॉफी दी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा पूरा दर्शन शास्त्र से रिलेटेड, यानी कि फिलोसॉफी से रिलेटेड। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें इसमें। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें बताना भूल गया था। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, इसका सीक्वेंस बहुत एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले प्लाटो आए थे। प्लाटो के जो चेले थे, यानी कि ये इनके शिष्य थे, कौन? अरस्तु। तो पहले प्लाटो आएंगे, फिर अरस्तु आएंगे, फिर रूसो आएंगे, फिर जॉन डवे, यानी कि यही इनका सीक्वेंस भी है। कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेते हैं, वो सीक्वेंस को इरेगुलर कर देते हैं। पहले प्लाटो लिख देंगे, फिर बीच में रूसो लिख देंगे, फिर जॉन डवे लिख देंगे, या सबसे पहले जॉन डवे लिख देंगे, बीच में रूसो लिख देंगे। तो इसका सीक्वेंस भी याद रख लेना, क्योंकि मैंने ये जो बनाया है पूरा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाया है कि पहले आइडियलिज्म आया, फिर रियलिज्म आया, मतलब कि पहले प्लाटो आए, फिर इनके चेले थे अरस्तु, तो रियलिज्म लेके आए, कुछ इनने मॉडिफिकेशन करे और रियलिज्म दिया, फिर प्रकृतिवाद रूसो, और जो लेटेस्ट है, जो सबसे ज्यादा चलता है, ज्यादातर जो विदेश नीति हमारी प्रैग्मेटिज्म के बेस पे, तो ये रिसेंटली आया, ज्यादा पुराना नहीं है। तो ये 4 फिलोसॉफी है, और ये आपको याद रखना है ताकि आपका 1 नंबर या 2 नंबर इसमें से जरूर आएगा, तो आप वहां पर बना सकते। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया है हमारा क्या फिलोसॉफी देख लिया है। साइकोलॉजी में हमने सबसे शुरुआत कहां से करी? दर्शन शास्त्र से, क्योंकि वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो साइकोलॉजी में ही अब हम थोड़ा सा उससे क्या फिलोसॉफी जो पुराना था, अब आगे बढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी को सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है। तो यहाँ 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लोगो। साइक मतलब होता है सोल, लोगो मतलब होता है स्टडी, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, सोल या स्पिरिट का अध्ययन करना साइकोलॉजी। ऐसा पुराने साइकोलॉजिस्ट या जो हमारे फिलोसोफर थे उनका मानना था कि जो सोल है वही सब कुछ है। पर धीरे धीरे आगे बात बढ़ती गई, लोगों को समझ में आया, पुराने जो साइकोलॉजिस्ट उनको समझ में आया कि आत्मा से ही हम पूरे दिमाग को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे बात माइंड तक आई। और अभी जो रिसेंट डेज है, जो अभी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है, उनका मानना है कि जो बिहेवियर है वही बता सकता है इंसान के माइंड को, कि माइंड कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये परिभाषा जो आज की परिभाषा है वो क्या है? डेफिनेशन साइकोलॉजी की, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यहां पर आपको थोड़ा सा बोल देना क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस।
डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी है कि साइकोलॉजी क्या है, वो लिख देते स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर, पर कई बार इस वर्ड को भी ध्यान रखना जरूरी है, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक शब्द है, इसी को भी याद रखना है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, तो ये है हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, और ये किसने दी है, हमारे जेबी वॉटसन ने। तो अभी हमने देख ली है कि साइकोलॉजी की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो हमने अब देख ली है। अब हम और कुछ थ्योरीज और देख लेते हैं, जो कुछ परिभाषा है, कुछ डेफिनेशन और देख लेते हैं जो पूछे जा सकती है। तो जेबी वॉटसन, जैसा कि इन्होंने बताया, क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर। विलियम मैकडूगल, इन्होंने भी क्या बताया, साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर से रिलेटेड जो दी है थ्योरी किसने दी है, जेबी वॉटसन और विलियम मैकडूगल। वहीं साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है विलियम जेम्स, विलियम जेम्स ने बताया है साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। और विलियम जेम्स है, इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे पुराने साइकोलॉजिस्ट में से एक है, जो शुरुआती दौर के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उसमें है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और इनको अगर हम याद रखें तो एक फेमस किताब लिखी है इन्होंने, कई एग्जाम में वो पूछ ली जाती है, और उस किताब का नाम है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये किताब भी किसने लिखी है, विलियम जेम्स। तो हमने ओरिजिनल डेफिनेशन देख ली साइकोलॉजी की, क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। और इसमें फिर हम आगे हमने कुछ देख लिए थ्योरीज जो दूसरे लोगों की है, जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट है उनकी भी थ्योरीज हमने इसमें देख ली है। जो जेबी वॉटसन ने, उन्होंने बोला साइंस ऑफ बिहेवियर, विलियम मैकडूगल, उन्होंने बोला है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर के बेस पे अगर याद रखना है तो जेबी वॉटसन और विलियम मैकडूगल। उसके बाद देख ली कुछ डेफिनेशन साइकोलॉजी की क्या है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन कई बार इस डायरेक्ट फैक्ट से भी आ सकता है, इसलिए आप इनको उतार लीजिए, नोट्स में कहीं भी कॉपी कर लीजिए। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और सिंपल फैक्ट है, हमें बस याद रखना है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब लगातार अभ्यास करना है तो याद भी हो जाएंगे। जैसे फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के जनक, यानी कि फादर किसे कहा जाता है, विलियम वुंड। विलियम वुंड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने रिसर्च करी थी, एक लेबोरेटरी बनाई थी जिसके अंदर इन्होंने रिसर्च करी थी साइकोलॉजी के ऊपर, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। दूसरे हमारे फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक। जैसा कि आप जानते होंगे थॉर्नडाइक ने लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड साइकोलॉजी में बहुत सारा काम किया है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तीसरे हमारे फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, कोलेमन ग्रिफिथ। इन्होंने भी लेबोरेटरी बनाई थी जिसके अंदर रिसर्च करा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड साइकोलॉजी कि प्लेयर की क्या साइकोलॉजी है, क्या बिहेवियर है, इसीलिए फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, कोलेमन ग्रिफिथ। उसके बाद देख लेते हैं हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस। दोस्तों इसको याद रख लेना, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइको एनालिसिस कौन है इनमें से, तो सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम किया है और ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे क्रिकेट में सचिन, विराट कोहली, सहवाग बड़े प्लेयर है, वैसे ही साइकोलॉजी की दुनिया में सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी है, सिगमंड फ्रॉइड। उसके बाद हमें पता ही है जेबी वॉटसन क्या है, बिहेवियरिस्ट, इसलिए अभी मैंने कुछ ये फैक्ट बता दिए, ये भी हमें याद रखना है। तो साइकोलॉजी में हमने डेफिनेशन देख ली और कुछ फैक्ट देख लिए। तो हम इसमें देख लेते हैं डेवलपमेंटल थ्योरीज, ठीक है। अभी हमने इसके पहले देख लिया, कुछ फैक्ट देख लिए, अब डेवलपमेंटल थ्योरी देख लेते हैं। हम 3 डेवलपमेंटल थ्योरी देखेंगे, वैसे बहुत डेवलपमेंटल थ्योरी है बट हमें इतना नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम से, मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में आएगी, क्योंकि अननेसेसरी पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो भंडार भरा हुआ है। इसलिए हम देखेंगे डेवलपमेंटल थ्योरी, जो कितनी है, 3 देखने वाले हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट है जीन पियाजेट, ये याद रख लेना नाम, जीन पियाजेट। जीन पियाजेट ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 3 डेवलपमेंट मैंने रखे हैं डेवलपमेंटल थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, विकास। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब कोई चीज को जानना या वो समझ में आ जाना, यानी कि बुद्धि हमारा, मतलब सीधा से अगर अपन बात करें तो बुद्धि, हमारे बुद्धि का विकास। तो बुद्धि का विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, किसने दिया है, जीन पियाजे ने। आपने देखा होगा सबसे पहले हमने जैसे गाड़ी चलाना सीखी तो हमें गाड़ी चलाने में हमारे दिमाग का यूज करना पड़ा, ऐसा नहीं हम गए क्लच दबाया और गाड़ी हम सीख गए, तो हमने वहां धीरे धीरे उसको चलाना सीखा, उसको कि वो कैसे चलाते हैं, धीरे धीरे हमारे वो ब्रेन मसल्स में आ गया। तो ये हमारा कौन सा विकास कहलाया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहां हम सीखते हैं। तो किसने दिया ये, जीन पियाजे ने। ये कहां से है, स्विट्जरलैंड में। अब इन्होंने क्या कुछ स्टेजेस बताई है, यानी कुछ नहीं, मतलब 4 स्टेज बताइए इन्होंने। कितने स्टेज बताइए, 4 स्टेज।
तो ये हमें याद रखना है कि जीन पियाजेट ने कौन सी डेवलपमेंट थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में सिंपल पूछेंगे कि किसने दी है, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे तो फिर साइकोलॉजी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वही चीज कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने स्टेज होता है, ये 4 स्टेज। सेंसरी मोटर, अब इसकी ये आप याद रख सकते हो, जैसे 0 से 2 साल तक कौन सी है, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, उसके बाद एक प्री ऑपरेशनल, ये है 2 से 7 साल तक। उसके बाद एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11। उसके बाद एक फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 11 से अडल्टहुड। अब इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि कैसे क्या। इन्होंने इनका जो मानना था, जो जीन पियाजेट है, इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। ये मतलब कि एक नन्हे साइंटिस्ट की तरह इनको मानते थे बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही चिंतन चलता रहता है। जैसे आपने देखा हो कई बार हम बच्चों को मार देते हैं कि ये सीख नहीं रहा है, कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, बट एक बार हमको इनकी जो थ्योरी है इसको भी समझना होगा कि किस एज तक उसका कितना विकास हुआ है और वो कितनी चीज समझ सकता है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी और वो एनवायरनमेंट में आएगा तो वो सीखता जाएगा। तो जैसे जैसे एज, यानी इन्होंने बोला था बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल यानी कि जो जो उसकी एज के साथ जो उसकी ग्रोथ होगी वैसे उसकी बुद्धि का भी विकास होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, उसी के बेस पे है। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसके अंदर विकास होता जाएगा। जैसे 0 से 2 साल के अंदर उसके अंदर सेंसरी मोटर, मतलब कि वो कैसे विकास करेगा, सेंसरी मोटर यानी कि सेंस यानी कि हमारी जो इंद्रियां है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, नाक हो गई, हमारी टंग हो गई, कान हो गए, तो बच्चा उसी के हिसाब से सीखता है। जैसे बच्चा नीचे गिर जाएगा तो उसको समझ में आएगा कोई ऑब्जेक्ट है, चीजों को बार बार देखेगा। और कान से जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनके खिलौने आते हैं जो सुनते रहते हैं, तो उससे उनको चीजें समझ में आने लगती है। तो ये हमारा सेंसरी मोटर हो गया। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बस याद रख लेना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, जीन पियाजे ने। सेंसरी मोटर है, उसके अंदर प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 साल की। इसमें मतलब प्रतीक, बच्चा थोड़ा प्रतीक बनाने लगता है, जैसे सिंबल, आपने उसको सैंपल बोला तो उसको एकदम दिमाग में आ जाएगा कि सैंपल कोई चीज है। आपने जैसे साइकिल बोला तो वो दिमाग में बना लेगा, एक सिंबल बना लेगा। तो सिंबल से रिलेटेड उसको कौन सी एज में आ जाता है समझ में, प्री ऑपरेशनल। और इसमें जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मतलब इस एज में उसको ये तो समझ में आ जाएगा, जैसे आपने बोला 4 + 3 तो बच्चा बता देगा 7, पर 3 + 4 अगर आपने लिख दिया तो बच्चा इस तरीके से चीजों को उल्टा पुल्टा अगर करके दिया तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो इस एज में थोड़ी सी बहुत सारी चीजें हमें उनके डेवलपमेंट में कमी देखने को मिलती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इस एज में उसको समझ में आने लग जाएगी चीजें, पर वही समझ में आएगी जो उसको दिखेगी, क्योंकि कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, मतलब कि जो दिख रहा है उसको, मतलब अगर वो वीडियो देख रहा है और मेरे को देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पहना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह की चीजें। फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब यहाँ पे बुद्धि का सबसे बेहतरीन विकास हो जाता है बच्चे की, और बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करने लग जाता है। जैसे अगर आपने उसको कोई नियम बता दिया कि रेक्टेंगल अगर उसको बच्चे को निकालना है और आपने उसको लेंथ और ब्रेड्थ बता दी तो वो वहां पर रीजनिंग अपने से भी कर सकता है। तो ये सबसे जो हाईएस्ट लेवल का उसका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ आके हो जाता है। तो ये था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 3 डेवलपमेंट लिए मैंने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मतलब कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा उस तरीके से उसका बच्चे का डेवलपमेंट होता जाएगा। 4 स्टेज बताइए, तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम देख लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट। जहां भी एग्जाम में मॉरल डेवलपमेंट आ जाए, मतलब अगर ऑप्शन में कोहेलबर्ग है तो 90% चांस यही है कि आंसर कोहेलबर्ग ही होगा। तो मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है नैतिक शिक्षा विकास, ये किसने दी है, कोहेलबर्ग ने। कोहेलबर्ग ने बताया था कि नैतिक शिक्षा का विकास कैसे होता है। इन्होंने भी 3 स्टेज बताई है और उस स्टेज के हिसाब से बच्चे का नैतिक शिक्षा विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो 1-2 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे हैं उनके अंदर मॉरल डेवलपमेंट होता ही नहीं है। जैसे प्री मॉरल कंडीशन में वो रहते हैं, मतलब कि वो छोटे बच्चे उनके पापा को, दादाजी को, हर किसी को जहां उनको मन पड़ा उनको मारने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन मेरे पापा है, उनको रिस्पेक्ट नाम का कुछ अता पता नहीं है, नैतिक शिक्षा का उनके अंदर विकास ही नहीं हुआ है। तो जहां भी नैतिक शिक्षा वाली बात आ जाए तो हमें क्या लगाना है, कोहेलबर्ग। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसमें भी डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि फिर इनकी अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इन लोगों ने बताई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से बनाऊं तो मैं अलग से इन लोगों के बारे में बना दूंगा, बट अभी हम एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। जो हमारे इसमें इतना डिटेल में आता नहीं है तो हम जो चीजें पूछी जा सकती है वही हम कर रहे हैं। तो जैसे मॉरल डेवलपमेंट किसने दिया है, कोहेलबर्ग ने।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने। वैसे ही भाषा से संबंधित एक विकास में मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो इनमें इनका नाम चलता है चॉम्स्की। इसमें एक याद रख लेना, इन्होंने एक डिवाइस बताया था लेड करके, ये एक डिवाइस होता है। इनका मानना है कि सभी जो बच्चे और जितने भी लोग हैं इसमें ये डिवाइस बना हुआ आता है हमारे ब्रेन में, मतलब कि ब्रेन में ये डिवाइस रहता है। इसके कारण बच्चे हो या कोई भी हो, मतलब कि भाषा तो वो सीख ही जाता है, ये जन्मजात होता है भाषा सीखने का अंदर। तो भाषा से संबंधित अगर आ जाए तो आपको क्या लगाना है? चॉम्स्की। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक शिक्षा, कोहेलबर्ग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे। कई एग्जाम पूछ लेते जीन पियाजे कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे ये। ठीक है भाई साहब, ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने बताया था बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते बच्चा सीख ही जाएगा एनवायरमेंट में। 4 स्टेज बताइए। तो ये हमने 3 डेवलपमेंटल थ्योरी की है। देखो हम पढ़ रहे हैं कि हमने देख लिया है साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी को हम एक सिंक्रोनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। और हम जो मैक्सिमम टॉपिक उसमें कवर हो सकते हैं, जो थ्योरीज है और जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है और जो हमारा सबसे शुरू में फिलोसॉफी, अगर हम इनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो याद रखना मुश्किल होगा। तो ये जो वीडियो है मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ और उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अभी हमने देख ली है हमारी डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी हमने 3 लोगों की देखी है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसमें क्या तरह की डेवलपमेंटल थ्योरी देखी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने दिया था, उसके बाद हमने मॉरल डेवलपमेंट कोहेलबर्ग का, और चॉम्स्की का हमने देखा था लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की बात करें तो उन 3 थ्योरीज के अलावा एक वुडवर्थ का भी नाम आप याद रख लेना। वुडवर्थ ने बताया था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने एनवायरनमेंट को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना था किसी के डेवलपमेंट में होने में। हेरिडिटी तो ऐसी चीज है कि जो हमें अपने घर से मिल गई है, हमारे घर वालों से, कि जैसे अमेरिका में है तो वहां का डीएनए और जीन कितना है तो बच्चा उतना ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उस रेशियो में नहीं होगा। इसलिए एनवायरनमेंट किसी को भी अगर डेवलप करना है या डेवलपमेंट करना है तो एनवायरनमेंट का खास ध्यान रखना है। ये किसने बताया था? वुडवर्थ ने। तो हमारी डेवलपमेंटल थ्योरी हो गई, एक वुडवर्थ का ये हो गया। उसके बाद हम कंडीशनिंग थ्योरी देख लेते हैं। सिंपल, ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, वही पढ़ रहे हैं जो काम का है। तो कंडीशनिंग थ्योरी के लिए हम 2 कंडीशनिंग थ्योरी रखी हमने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव की है, बहुत एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, और अपनी हमारी एग्जाम में जो फिजिकल एजुकेशन में सिंपल डायरेक्ट चीजें ही पूछी जाती है, ज्यादा अंदर पूछा जाता नहीं है। फिर भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अगर थोड़ा सा एडवांस कुछ पूछ लिया है तो हल्का फुल्का आपको आइडिया हो और आप सही आंसर वहां पर लगा सके। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? इवान पावलोव ने। इसको हिंदी में संबंध क्रिया सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर। ये देख रहे थे कि कुत्ता है उसको लार आती है कि नहीं जब वो घंटी बजाते हैं। तो इन्होंने एक कुत्ता रखा, उसके सामने घंटी बांध दी, और पहले दिन उन्होंने घंटी बजाई और कुत्ते को देखा तो लार आई नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, एक खाने का कुछ लेके आए, घंटी बजाते और खाने का रख देते। ऐसा इन्होंने कई हफ्ते महीनों करा। तो एक दिन इन्होंने देखा कि इन्होंने घंटी बजाई और खाना नहीं रखा, तब भी कुत्ते को लार आ गई। तो यही संबंध क्रिया सिद्धांत बताती है कि कोई एक स्टिमुलेंट है जो काम करता है जिससे आप सीखते हो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग संबंध क्रिया सिद्धांत इवान पावलोव। उसके बाद बढ़ते हैं अपन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने बताई है। तो इनकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है? रिवॉर्ड प्लस पनिशमेंट। रिवॉर्ड यानी कि अगर आप किसी को प्रोत्साहित करेंगे, कोई रिवॉर्ड करेंगे तो वो इंसान वो काम को सीखेगा। अगर वहीं आपने उसको पनिशमेंट देना शुरू कर दिया या मोटिवेशन नहीं दिया तो वही उसका जो लर्निंग है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो ये बात किसने बताई है? बीएफ स्किनर ने। इन्होंने भी एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, उसको पिंजरे में रख दिया था, एक जगह खाना लगा था, साइड में करंट चल रहा था, तो जहां जहां खाना हो रहा था वो मोटिवेट होकर वहीं जा रहा था। तो हमें ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, ये काफी लंबी चीजें हैं, अगर ठीक से ये करें तो। बाकी आपके लिए इतना ही काफी है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कि अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है तो वो काम सीखेंगे, वहीं अगर आपको पनिशमेंट दे दिया जाए किसी काम में बार बार दिया जाए तो आप सीखना बंद कर देंगे। तो रिवॉर्ड ऑपरेंट कंडीशनर बीएफ स्किनर, क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव, ये हमारी हो गई कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, प्रिंसिपल्स। इसके पहले हमने डेवलपमेंटल थ्योरी देख ली है, कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम करते हैं लर्निंग। लर्निंग से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और सबसे जो ज्यादा चलता है लर्निंग में वो थॉर्नडाइक का। तो आज हम देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने कौन से लॉज दिए, सीखने के सिद्धांत इन्होंने बताया कि इंसान सीखता कैसे है। तो इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप से बताया। इन्होंने बताया कि प्राइमरी लॉज और एक है सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज में इन्होंने रखा है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये मैं आगे लगा देता हूं यहां से अगर आप चाहते हो तो। लॉ ऑफ रेडीनेस, यही इन्होंने इधर भी बोला है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये इसके क्या है? प्राइमरी लॉज।
तो प्राइमरी लॉस में हम पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? इसे तत्परता का भी नियम कहा जाता है। मतलब कि कोई इंसान सीखता कैसे है? अगर जैसे मैं एक टीचर हूं और मुझे किसी बच्चे को सिखाना है, तो जब तक बच्चा रेडी नहीं है तो मैं वो काम सिखा नहीं सकता। वहां पर टीचिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए एज अ टीचर, अगर आप टीचर बनने वाले हम या कोई भी है, अगर आप एक टीचर हो और एक अच्छे टीचर हो तो सबसे पहले उसको रेडी करोगे। इसीलिए इसको इंटरेस्ट बेस्ड भी कहा जाता है, एक्शन बेस्ड भी कहा जाता है। मतलब वो एक्शन करने के लिए रेडी भी है या नहीं, बस तुम आ गए और पढ़ाने लग गए, वो उसको रेडी करना जरूरी है। तो एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस बच्चे को रेडी करें, तभी वो सीख पाएगा। तो पहला जो लॉ है वो यही कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि मतलब आप रेडी हो तभी सीखोगे। इसीलिए सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा किया जाए बच्चों के अंदर, क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। 50% टीचिंग का काम वहीं खत्म हो जाता है अगर आपने उस बच्चे को, उस क्लास को इंटरेस्टिंग बना दिया। ठीक है, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है यूज एंड डिसयूज लॉ। मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब कि अगर आप कोई काम को लगातार अभ्यास करते जाएंगे तो वो सीखते जाएंगे। जैसे कि मैं ही हूं, मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मेरे अंदर इतना आइडिया था नहीं, धीरे धीरे मैं लगातार एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इंप्रूव करते जा रहा हूँ, अपनी जो टीचिंग है उसको इंप्रूव करते जा रहा हूँ। चाहे कोई सी भी स्किल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या दुनिया की कोई सी भी चीज हो, अगर आप उसका लगातार अभ्यास करेंगे तो आप यकीनन सीखेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इस पूरे जो वीडियो में बना रहा हूँ इसको, अगर आपने इसको 3 से 4 बार देख लिया तो आपको जो साइकोलॉजी है, जो फिजिकल एजुकेशन में आएगा, आप उसमें से जरूर क्वेश्चन बना पाओगे। तो ये जो है सीखने का जो दूसरा सिद्धांत होता है उन्होंने क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। और इसमें ये याद रख लेना कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं मैं, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है लॉ ऑफ एक्शन किसे कहा जाता है, ये रेडीनेस को ही कहा जाता है। लॉ ऑफ इंटरेस्ट भी रेडीनेस को कहा जाता है। फिर दूसरा है हमारा लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, यानी कि एक्सरसाइज में अगर जैसे हमने लगातार अभ्यास करा तो हमको चीजें आती जाएगी, हम सीखते जाएंगे, पर जैसे ही हमने हमारी अभ्यास को छोड़ दिया, मतलब कोई चीज को करना छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे वापस चले जाती है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, इसे हम सेटिस्फैक्टरी लॉ भी कहते हैं, मतलब प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब कि कोई भी चीज हम सीखते हैं अगर वो एक प्रभावशाली है, मतलब कि जैसे मेरा एक पूरा सेशन खत्म हुआ उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप वो चीज सीख जाओगे, या हमने कोई भी काम हमें किया और उसके कारण हमें अच्छा लगा, जैसे हमने कोई सा गेम खेला उसमें हमें बहुत मजा आया तो हम धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लेके और सीखते जाएंगे। तो ये है प्रभाव का नियम। तो ये प्राइमरी लॉ से 3, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक अभी मैंने अपने पहले फैक्ट में बताया, इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में जो साइकोलॉजी में बहुत काम किया है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी लॉस हो गए। सेकेंडरी लॉस, सेकेंडरी लॉस में इन्होंने 3 लॉ बताए हैं, लॉ ऑफ प्रीमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, और भी कुछ रूल है बट लॉ है बट इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रीमेसी यानी कि जो प्राथमिकता है, जो काम को आप प्राथमिकता देते हो, ज्यादा प्राथमिक तौर पर रखते हो, वो आप सीख जाओगे। दूसरा है रिसेंसी, मतलब रिसेंसी मतलब जो अभी लेटेस्ट में रिसेंट में कोई अगर आपने काम किया है या कोई चीज सीखी है तो वो आपको याद रहेगी तो सीखने में। और तीसरी है इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कितने इंटेंसिफाई होकर आप कोई काम करो। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर ऐसे पढ़ाने लग जाऊं, धीरे ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे बोलूं, आपको आवाज भी नहीं आए, मतलब लो इंटेंसिटी पे काम करूं तो वहां पे सीखना मुश्किल हो जाता है। तो ये सेकेंडरी लॉ है। प्राइमरी लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, सेकेंडरी लॉ ऑफ प्रीमेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी। तो ये हमारा लर्निंग है, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो आज हमने हमारे इस वीडियो में देख लिया है जो आने वाली चीजें हैं, हम इसी के मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी, इसी में मैंने फिलोसॉफी को भी कवर किया है शुरू में, उसके बाद साइकोलॉजी किया है, कुछ फैक्ट आपको बताए हैं, उसके बाद डेवलपमेंटल थ्योरी बताई है इसके अंदर, उसके बाद एक लर्निंग प्रिंसिपल बताया है। और एक ही चीज में यही बता देता हूँ, जैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होता है, इसी में आगे आप लिख लेना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 2 तरीके से होता है, नेगेटिव ट्रांसफर और पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर ये है कि अगर हमें कोई चीज आती है और उसी के अंदर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। जैसे कोई स्किल हमें पहले से आती है, उसको सिखा के हम आगे बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। नेगेटिव यानी कि हमने कोई चीज अलग थी, मतलब कि कोई फुटबॉल खेल रहा था, उसको एक अलग ही एक्टिव जिम्नास्टिक्स करा दिया या अलग ही एक्टिविटी कराता है जिनका कोई कोरिलेशन नहीं है, तो वहां नेगेटिव ट्रांसफर होगा। तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही बताया है। और एक इसमें है प्लेट्यू यानी कि पठार की अवस्था कब आती है, जब बहुत टाइम तक हम लगातार करते रहते तो एक टाइम पे हमें बोरियत हो जाती है और हम सीखना बंद कर देते हैं। तो जब लर्निंग का प्रोसेस बिल्कुल अपने चरम पे चले जाए और उसके बाद सीखना मुश्किल हो जाए तो वो प्लेटो की कंडीशन होती है। तो आज के वीडियो में हमारा हो गया है सबसे पहले दर्शन शास्त्र के बाद हमने उसके अंदर कुछ फैक्ट देखे हैं, साइकोलॉजी देखी है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद डेवलपमेंटल थ्योरी देखी है, उसके बाद हमने इसमें देखा है लर्निंग, और एक बीच में साथ में हमने कंडीशनिंग थ्योरी भी देखी है। तो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, ये मेरा अभी का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेके आऊंगा, उसके अंदर मोटिवेशन,
नीड, स्पोर्ट साइकोलॉजी और जो प्ले थ्योरीज है और एंगर और भी उससे रिलेटेड चीजें अगर आप बता सकते हो कमेंट में तो बता देना मुझे कि कोई चीज अगर छूट रही है। तो 2 वीडियो में हमारा पूरा साइकोलॉजी खत्म हो जाएगा, जिसमें आप मैक्सिमम तरीके से नंबर कवर कर सकते हो। इस पे नोट्स भी आप आराम से घर पे बैठ के बना सकते हो अपने खुद से, क्योंकि खुद से अगर नोट्स बनाओगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप भी अपनी थोड़ी रिसर्च कर लोगे। तो वो बहुत जरूरी है अगर कोई से एग्जाम निकालना हो, क्योंकि एक टीचर ही सब कुछ करके नहीं दे सकता, आपको अपने से भी करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। आई होप कि आपको मैंने जो बताया उसमें से चीजें समझ में आई होगी और ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ। थैंक यू, जय हिंद।